गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं अशरफ मेवाती, इतिहास प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांधीग्राम घासेड़ा, जिला नूंह, मेवात, एजुसेट कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 11वीं कक्षा के 11वें अध्याय आधुनिकीकरण के रास्ते के दूसरे भाग के अंतर्गत चीन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उद्देश्य हैं चीन की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करना, चीन के विदेशों से संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, चीन पर विदेशियों के प्रभावों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, गणतंत्रवादी चीन का अध्ययन करना, चीन में हुई क्रांतियों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करना, चीन में साम्यवादी दल के उदय तथा स्थिति का अध्ययन करना, चीन में नए जनवाद के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, चीन के दार्शनिक टकरावों का अध्ययन करना तथा चीन में हुए सुधारों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम चीन की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति, चीन में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विविधता, खनिज, चीन की हमेशा बहने वाली नदियों तथा चीन के स्वावलंबन व समृद्धि के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, चीन पूर्वी एशिया का एक विशाल देश है। चीन की सभ्यता लगभग 22.5 लाख वर्ष पुरानी है और चीन की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता तथा यूनानी सभ्यता के समय की सभ्यता मानी जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राचीन स्वतंत्र लेखन पद्धति का आविष्कार भी चीन में हुआ था, अर्थात लिखाई की शुरुआत चीन से ही हुई थी। यही नहीं, किताबों की छपाई का आविष्कार भी चीन में हुआ था। प्रिय विद्यार्थियों, चीन में अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है। यहाँ अनेक संस्कृतियाँ मौजूद हैं। विभिन्न जातियाँ चीन में निवास करती हैं। मुख्य रूप से चीन में 56 जातियाँ, जिनमें हान, मंगोल, तिब्बती, उइगुर, म्याओ, यी, ज्वांग, बुई तथा कोरियाई जाति शामिल हैं। चीन में 299 भाषाएं रजिस्टर्ड हैं। वहाँ की राजभाषा पुतोंगहुआ अर्थात चीनी राजभाषा है। मंगोलियाई, तिब्बती, उइघुर व झुआंग, हुई, उए और संघानीज आदि प्रमुख राष्ट्रीय भाषाएं हैं। चीन के पूर्वी मैदान तथा तटीय प्रदेशों में उपजाऊ तराई और तलहटी मिट्टी पाई जाती है। वहीं यांत्सी नदी के दक्षिण में पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्र मौजूद है। पश्चिम व उत्तर में डूबे हुए बेसिन, रोलिंग पठार, टेबल लैंड हैं, तो वहीं तिब्बत का पठार भी मौजूद है जो सबसे कम उपजाऊ है। चीन में खनिजों का भंडार है। मुख्य रूप से चीन में कोयला, टिन, सीसा, लोहा, चांदी आदि खनिज पाए जाते हैं। इनके अलावा चीन में बहुत से खनिज भी पाए जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने भारतीय भौगोलिक अध्ययन में पढ़ा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां सदा नीरा रहती हैं, अर्थात उनमें सारे साल पानी बहता रहता है। इसी तरह चीन की यांगत्सी नदी, जिसे झांग जियांग कहा जाता है, पीली नदी जिसे हुआंगहो कहा जाता है तथा पर्ल नदी में हमेशा पानी बहता रहता है और यांगत्सी तथा पीली नदी की लंबाई 3000 मील से भी अधिक है। प्यारे बच्चों, चीन में प्राकृतिक संपदा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। वहाँ के लोग अत्यंत मेहनती हैं और यही कारण है कि वे संसार के किसी भी अन्य देश पर निर्भर नहीं हैं, अर्थात वे आत्मनिर्भर हैं। और उनकी इस पर्याप्त संपदा को देखकर के ही विदेशियों की नज़र चीन पर पड़ी और उन्होंने चीन पर कब्जा जमाने की कोशिश की। अब हम चीन का उसके पड़ोसी देशों तथा यूरोपीय देशों के साथ व्यापार, यूरोप से जेसुइट मिशनरियों का आगमन, अफीम व्यापार, अफीम युद्ध, जापान से चीन की पराजय और साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा चीन को खरबूजे की तरह काटना,
तथा रूस जापान युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। चीन दुनिया का वह देश है जिसकी सीमाएं सबसे अधिक 14 देशों से लगती हैं। चीन का पड़ोसी देश जापान चीन को अपनी संस्कृति का स्रोत व आदर्श मानता है। और हाँ, चीन व जापान दोनों देशों की भाषाओं की लिपि भी एक है और चीनी भाषा की लिपि का आंशिक रूप से प्रयोग उसके पड़ोसी देशों कोरिया और वियतनाम में भी किया जाता है। 1685 ईस्वी में मांचू सम्राट कांग हसी ने यूरोपियनों को तटीय बंदरगाहों पर व्यापार करने की अनुमति दी थी, जिसके साथ ही यूरोपीय व्यापारी चीन में समुद्री रास्ते से आने लगे। व्यापारियों के आगमन के साथ ही चीन में जेसुइट पादरियों का आना शुरू हो गया। जेसुइट पादरियों ने चीन में ईसाई धर्म का प्रचार किया, लेकिन साथ ही उन्होंने चीनी लोगों को खगोल विद्या, गणित और विज्ञान की नई तकनीकों से भी परिचित करवाया। शुरू में यह असर बहुत धीमा रहा, परंतु 19वीं शताब्दी में इस परिवर्तन ने तेज गति पकड़ ली। प्रिय विद्यार्थियों, हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि चीन एक स्वावलंबी देश था और वह संसार के किसी भी अन्य देश पर निर्भर नहीं था। जैसे ही चीन में यूरोपीय व्यापारी आए तो उनको चीन में अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार नहीं मिला। वे चीन से चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदते थे, अतः उनको ये सारी सामग्री चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। धीरे धीरे उन्होंने भारत से लाकर चीन में अफीम बेचना शुरू कर दिया। जब चीन के लोग अफीम के आदी हो गए तो चीन के लोग अफीम को महंगे दामों पर भी खरीदने लगे। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने चीन, ब्रिटेन और भारत के बीच में एक त्रिकोणीय व्यापार की धुरी बना दी। यानी चीन से चाय, रेशम और चीनी के मिट्टी के बर्तन ब्रिटेन जाते थे, भारत से अफीम चीन आती थी और प्राप्त चांदी ब्रिटेन की जो कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अधिकारियों को उधार पत्रों के बदले में दी जाती थी। अंग्रेज़ों ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत चीन में अफीम के व्यापार को बढ़ाने के लिए सैन्य बलों का प्रयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ गया। पहला युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी तक तथा दूसरा युद्ध 1856 से 1860 तक लड़ा गया। इन दोनों ही युद्धों में चीनियों की हार हुई, क्योंकि चीनी लोग अफीम के अत्यधिक प्रयोग से नशे का शिकार हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे। यही कारण था कि सत्ताधारी क्विंग राजवंश कमज़ोर हो गया और चीन में सुधारों तथा बदलावों की मांग जोर पकड़ने लगी। अपनी साम्राज्यवादी नीति पर चलते हुए जापान ने 1894 में चीन पर आक्रमण कर दिया। जापान की आधुनिक फौज तथा उनकी तोपों के सामने चीन की विशाल सेना न डट सकी। परिणाम स्वरूप चीन पर जापान ने अधिकार कर लिया। साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा चीन पर कब्जा करने को इतिहास में चीनी खरबूजे का बांटना कहा जाता है, क्योंकि साम्राज्यवादी ताकतों ने चीन को खरबूजे की फांकों की तरह आपस में बांट लिया था। उस समय चीन की स्थिति इतनी दयनीय थी कि चीन पर प्रभाव जमाने के लिए उसके पड़ोसी देश रूस और जापान चीन की धरती पर आपस में युद्ध करने लगे। 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच चीन की धरती पर युद्ध लड़ा गया, जिसमें जापान ने रूस पर विजय प्राप्त करके चीन पर अपना प्रभाव जमा लिया। विश्व इतिहास में चीन में गणतंत्र की स्थापना को चीन की 1911 ईस्वी की क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद ही चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। प्रिय बच्चों,
इसके अंतर्गत हम चीन में मांचू शासन की समाप्ति, चीन में किए जाने वाले सुधारों का असफल होना, संसार में साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा उनके उपनिवेशों में किए जा रहे अत्याचार, बौद्धिक जागरण, चीन के लोगों द्वारा जापान से प्रेरणा लेना तथा गणतंत्र की स्थापना में प्रेस व साहित्य की भूमिका सहित डॉक्टर sun यat-sen की भूमिका और चीन में रेलों के राष्ट्रीयकरण के मुद्दे का अध्ययन करेंगे। 1619 ईस्वी में मिंग वंश के शासकों को सत्ता से हटाकर मांचू शासन की स्थापना की गई थी। उन्होंने ही यूरोपियनों को चीन में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। 18वीं शताब्दी के अंत में मांचू वंश के पतन की शुरुआत हो गई और जैसे जैसे यूरोपीय ताकतों का प्रभाव बढ़ने लगा वे कमज़ोर होते गए और 1894 ईस्वी में जब जापान ने चीन पर आक्रमण किया तो उनकी निष्क्रियता से जनता उनके विरुद्ध हो गई। प्रिय विद्यार्थियों, 1898 ईस्वी में कांग यूवेई और लियांग किचाऊ जैसे समाज सुधारकों ने व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक आधुनिक प्रशासकीय व्यवस्था, नई सेना और नई शिक्षा व्यवस्था के निर्माण की नीतियां बनाईं और उन्होंने संवैधानिक सरकार के गठन के लिए स्थानीय विधायिकाओं का भी गठन किया और इसी के साथ उन्होंने चीन को उपनिवेशीकरण से बचाने के लिए भी ज़रूरत महसूस की, परंतु उनके इन सुधारों का राजमाता तसोसी और रूढ़िवादियों द्वारा ज़बरदस्त विरोध किया गया और शासक वर्ग द्वारा सुधारवादी नेताओं का दमन किया गया, उनको मारा गया, जिससे आम जनता राजतंत्र के विरुद्ध उग्र हो गई। साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा किए गए अत्याचारों का चीन के विचारकों पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1890 ईस्वी में पोलैंड का बंटवारा बहुत चर्चा में रहा तथा चीन में वोलान वू शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, जिसका अर्थ था हमें पोलैंड करने के लिए। भारत का उदाहरण भी उनके सामने था। प्रमुख विचारक लियांग किचाऊ ने 1903 में लिखा कि भारत को किसी देश ने नहीं बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्बाद किया है। लियांग किचाऊ भारतीय लोगों के अपने ही देश के लोगों पर जुल्म करने को भी बुरा मानते थे और उन्होंने देखा कि ब्रिटानिया भारत के जवानों का चीन के साथ युद्ध में भी इस्तेमाल करता है। इन सब बातों से चीन के लोगों के दिल में यह भय उत्पन्न हो गया कि यदि हमने राष्ट्र की जागरूकता लाकर पश्चिम का विरोध नहीं किया तो ये हमारे देश पर भी कब्जा कर लेंगे। अतः लोगों में राष्ट्रीय जागरूकता उत्पन्न हो गई। इसी समय चीन का बुद्धिजीवी वर्ग संसार के अन्य देशों के बुद्धिजीवी लोगों के संपर्क में आया। चीन के विद्यार्थियों को 1890 ईस्वी में बहुत बड़ी संख्या में जापान पढ़ने के लिए भेजा गया। उनको इंग्लैंड और फ्रांस भी पढ़ने के लिए भेजा गया, जहां से वे शिक्षा प्राप्त करने के बाद समानता, स्वतंत्रता तथा भाईचारे की भावना को लेकर अपने देश में आए और उन्होंने अपने देश में गणतंत्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रिय विद्यार्थियों, हालांकि जापान चीन को अपनी संस्कृति का स्रोत एवं आदर्श मानता था, परंतु 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जापान शिक्षा ग्रहण करने गए चीनी विद्यार्थियों ने जापानी भाषा में हुए यूरोपीय ग्रंथों के अनुवाद को पढ़ा। इसके अलावा उन्होंने जापान की प्रगति व आधुनिकीकरण से भी प्रेरणा ली और अपने देश में गणतंत्र व्यवस्था स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चीन में गणतंत्र की स्थापना में प्रेस ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जहां प्रेस ने दुर्दशा का वर्णन किया, वहीं विभिन्न पत्रिकाओं किंग ई पाओ, जिसे लोकमत के नाम से जाना जाता है, मिन मिन तुंग पाओ, लोकोद्वार, कुओ फैग पाओ, राष्ट्रीय आत्मा आदि ने चीन में गणतंत्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया। साथ ही
साहित्य में वांग वेई, हु हान मिन और चांग पिंगलिन आदि ने भी अपनी भूमिका बहुत ही ईमानदारी से निभाई। चीन में गणतंत्र की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान सन यात सेन का रहा है। उन्होंने विदेशों में डॉक्टरी की पढ़ाई की। वे एक प्रगतिशील राष्ट्रवादी थे और उनके कार्यक्रम के 3 सिद्धांत, जिन्हें सन मिनचुई कहा जाता है, पहला राष्ट्रवाद, दूसरा चीन में गणतंत्र की स्थापना तथा तीसरा चीन में समाजवाद स्थापित करना था और उनका एकमात्र लक्ष्य गणतंत्रात्मक चीन था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डॉक्टर सन यात सेन ने विश्व की यात्रा की ताकि पर्याप्त मात्रा में समर्थन जुटाया जा सके और धन इकट्ठा किया जा सके। उनकी हत्या पर $50,000 का इनाम रखा हुआ था। उन्होंने तरुण चीन जैसे अन्य दलों के साथ मिलकर तुंग मैंग हुई का गठन किया, अर्थात कुओमिंगतांग या राष्ट्रवादी दल की स्थापना की। उन्हें चीन के इतिहास में रूस के लेनिन, भारत के गांधी और तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा का दर्जा हासिल है। सही अर्थों में डॉक्टर सन यात सेन को आधुनिक चीन का संस्थापक माना गया है। 1911 की चीनी क्रांति का तत्कालिक कारण रेलों का राष्ट्रीयकरण था। मांचू की केंद्रीय सरकार रेलों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी, जबकि प्रांतीय सरकारें रेलों को अपने अधीन रखना चाहती थी। और इसके अलावा 10 अक्टूबर 1911 को हैंकी में बम का फटना अपने आप में एक और तत्कालिक कारण था, जिसके परिणाम स्वरूप चीन में क्रांति फैल गई। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम 1911 की चीन की क्रांति की घटनाओं के अंतर्गत नॉनकिंग में अस्थायी सरकार और युआन शी काई की भूमिका का अध्ययन करेंगे। क्रांति की शुरुआत के कुछ ही दिनों बाद दक्षिणी चीन में क्रांतिकारियों ने अपनी नई सरकार स्थापित कर ली। उन्होंने नानकिंग को इसकी राजधानी बनाया और डॉक्टर सन यात सेन को सरकार का अध्यक्ष चुन लिया। अब चीन में 2 सरकारें, केंद्र में मांचू सरकार तथा दक्षिण चीन में डॉक्टर सन यात सेन की सरकार कार्यरत थी। मांचू सरकार ने क्रांति को दबाने के लिए युआन शी काई को सर्वोच्च सेनापति बना दिया। साथ ही राष्ट्रीय महासभा के दबाव के कारण सम्राट ने युआन शी काई को प्रधानमंत्री भी नियुक्त कर दिया। इस समय पेकिंग में मांचू सरकार तथा नॉनकिंग में गणतांत्रिक सरकार कार्यरत थी। तभी 25 जनवरी 1912 को डॉक्टर सन यात सेन ने तार द्वारा युआन शी काई को राष्ट्रपति पद का ऑफर दिया, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया और 12 फरवरी 1912 को शाही घोषणा की गई तथा 13 फरवरी 1912 को युआन शी काई को गणतंत्रवादी चीन का राष्ट्रपति चुन लिया गया। 1911 की चीन की क्रांति के बाद हुए परिवर्तन और परिवर्तनों के बाद आए परिणामों के अंतर्गत हम डॉक्टर सन यात सेन के विचार, आर्थिक विकास, तत्कालीन सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा और पत्रकारिता का अध्ययन करेंगे। क्रांति के पश्चात डॉक्टर सन यात सेन के विचारों को आदर्श माना गया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, रहने के लिए मकान तथा परिवहन की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। देश में आर्थिक विकास हेतु रेल मार्गों का बिछाना तथा हवाई अड्डों का निर्माण भी शामिल था। इसके अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं भी लागू की गई, जिनके द्वारा पर्याप्त मात्रा में सिंचाई व्यवस्था तथा लोगों को बाढ़ की तबाही से बचाना शामिल था। उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। शहरों में रहने वाले अधिकतर लोग व्यापारी एवं छोटे दुकानदार थे।
प्यारे बच्चों, राष्ट्रवादियों के काल में सामाजिक परिवर्तन बड़ी धीमी गति से हुए। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष और कन्फ्यूशियसवाद का समर्थन किया। महिलाओं की स्थिति के बारे में उनके विचार संकीर्ण थे। उन्होंने महिलाओं पर पुरुषवादी दृष्टिकोण थोपा तथा महिलाओं को घर की चारदीवारी के अंदर ही रहने को कहा। उन्होंने महिलाओं के लिए 4 बातों पर जोर दिया: सतीत्व, रूप, रंग, वाणी और काम। उन्होंने इन गुणों को महिलाओं के लिए 4 सद्गुण भी बताया। कामकाजी महिलाओं की स्थिति बहुत बेकार थी। उन्हें कम वेतन पर अधिक समय तक काम करना पड़ता था। प्रिय विद्यार्थियों, सन 1902 ईस्वी में चीन में पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी, परंतु चियांग काई शेक के काल में बहुत से विद्यालय तथा कॉलेज स्थापित किए गए और शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया उसके द्वारा चीनी भाषा को सरल रूप दिया गया ताकि इससे आम जन भी शिक्षा प्राप्त कर सकें, जिसका परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही समय में करोड़ों लोग पढ़ने लिखने में माहिर हो गए। प्रिय विद्यार्थियों, चीन में आधुनिक विचारधारा स्थापित करने में समाचार पत्र और पत्रिकाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साओ तुआफेन द्वारा संपादित लाइफ वीकली आधुनिक विचारों की एक मशहूर पत्रिका थी, जहां 1926 ईस्वी में इसकी मात्र 2000 प्रतियां बिकती थी। वहीं 1933 ईस्वी में इनकी संख्या बढ़कर 2 लाख हो गई। पत्रकारिता के द्वारा चीन के लोगों को उदार विचारों के व्यक्ति तुर्की के कमाल अतातुर्क, भारत के महात्मा गांधी आदि विचारकों से अवगत करवाया गया। साथ ही रूस के लेनिन के विचारों का भी ज्ञान दिया गया। अब हम चीन में साम्यवादी दल के उदय की परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। 1911 की चीन की क्रांति के बाद गणतंत्रवादी सरकार स्थापित हुई और उसके बाद किस तरह चीनी साम्यवादी दल का उदय हुआ, चीन में गृह युद्ध की शुरुआत कैसे हुई तथा चीन की जापान से हार और चीन में सामाजिक असमानता ऐसे कारण थे जिनके कारण चीन में साम्यवादी दल का उदय हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं 13 फरवरी 1912 ईस्वी को युआन शिकाई के नेतृत्व में चीन में गणतंत्रवादी सरकार का गठन हुआ। यह सरकार डॉक्टर sun यat-sen के 4 आदर्श रोटी, कपड़ा, मकान और परिवहन की सुविधा आम जनता तक न पहुंचा सकी तथा साम्राज्यवादी ताकतों के चंगुल में फंसकर प्रथम विश्व युद्ध में भी सम्मिलित हो गई। उसी समय रूस में क्रांति हुई। उस क्रांति का पूरी दुनिया पर बहुत प्रभाव पड़ा। लेनिन जैसे नेताओं ने मार्च 1918 में कोमिंटर्न का गठन किया, जिसका उद्देश्य विश्व स्तरीय सरकार बनाकर संसार से शोषण को समाप्त करना था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सोवियत संघ ने दुनिया भर की साम्यवादी पार्टियों का समर्थन किया। उसी समय 4 मई 1919 ईस्वी के युद्धोत्तर शांति समझौते के निर्णय के विरोध में धुआंधार प्रदर्शन हुए, क्योंकि चीन को ब्रिटेन का सहयोग करने के बावजूद उसके कब्जाए क्षेत्र वापस नहीं मिले थे और इस आंदोलन के जरिए चीन को आधुनिक विज्ञान व लोकतंत्र से बचाने की बात की गई और जो सिर्फ राष्ट्रवाद के जरिए ही संभव था। अतः 1921 ईस्वी में चीनी साम्यवादी पार्टी की स्थापना की गई। 1919 का विरोध आंदोलन में बदल गया। आंदोलनकारियों ने देश के संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठे विदेशियों को भगाने, देश से असमानता हटाने और गरीबी कम करने का नारा दिया। उन्होंने एक ही भाषा में लेखन करने, पैरों को बांधने की प्रथा समाप्त करने और औरतों को आज़ादी दिलाने की बात भी कही। देश में उथल पुथल का दौर मच गया और देश में गृह युद्ध छिड़ गया। कुओमिंतांग नेशनल पीपुल्स पार्टी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी 2 महत्वपूर्ण
विरोधी ताकतों के रूप में उभरी। चियांग काई शेक ने सैन्य अभियानों के जरिए वारलॉर्ड्स पर अपना कब्जा कर लिया तथा साम्यवादियों को खत्म करने का प्रयास किया और राष्ट्र का सैन्यकरण करने की भी कोशिश की। इसी दौरान माओ त्से तुंग एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे। कुओमिंतांग की ज़बरदस्त नाकेबंदी के कारण माओ त्से और कम्युनिस्टों को लॉन्ग मार्च पर जाना पड़ा, जो कि शांग्सी तक 6000 मील का मुश्किल सफ़र था। उन्होंने सामंतवाद को ख़त्म करने, भूमि सुधार करने और विदेशी साम्राज्य से लड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। 1937 ईस्वी में जापान ने चीन पर हमला कर दिया। कुओमिंतांग पीछे हट गया। साम्यवादियों ने कुओमिंतांग से जापान के विरुद्ध मिलकर लड़ने की बात कही, जिसे कुओमिंतांग ने नकार दिया। यह युद्ध लंबे समय तक चलता रहा और चीन बेहद कमज़ोर हो गया। ज़रूरी वस्तुओं की कीमतें 30% प्रति माह की रफ्तार से बढ़ने लगी और आम आदमी की ज़िंदगी तबाह हो गई। ग्रामीण लोगों के सामने पर्यावरण संबंधी बंजर ज़मीन, वनों का नाश और बाढ़ आदि की समस्या आने लगी। साम्यवादियों ने किसानों का समर्थन किया और युद्ध समाप्त होने के पश्चात कुओमिंतांग की हार हो गई और साम्यवादी सत्ता में आ गए। ये विद्यार्थियों, अब हम माओ त्से तुंग की कार्यप्रणाली के अंतर्गत उनके द्वारा किए गए सर्वेक्षण, उन संयुक्त अभियानों तथा समाजवादी शासन व चीन का नवनिर्माण करने की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। गृह युद्ध के दौरान ही 1930 ईस्वी में माओ त्से तुंग ने दैनिक उपयोग की वस्तुओं, नमक तथा सोयाबीन आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मजदूरों की बिक्री, दस्तकार, व्यापारी, कृषक तथा वेश्याओं का भी सर्वेक्षण कराया। उस समय चीन में लड़के 100 से लेकर 200 युआन में बिकते थे। साथ ही माओ त्से तुंग ने धार्मिक संगठनों का भी सर्वेक्षण कराया, जिससे उनकी ताकत का पता चल सके। सही अर्थों में माओ त्से तुंग जनता की परेशानियों को समझना चाहते थे ताकि उनका वह अच्छी तरह निदान कर सकें। साम्यवादियों द्वारा जापान के विरुद्ध मिलकर युद्ध लड़ने के आग्रह को कुओमिंतांग अथवा राष्ट्रवादियों द्वारा ठुकरा दिए जाने के बाद माओ त्से तुंग ने किसानों का समर्थन किया, जिससे किसान उनके साथ जुड़ गए और उनकी ताकत में अत्यंत वृद्धि हो गई। 1949 ईस्वी में युद्ध के समाप्त होने के पश्चात कुओमिंतांग सत्ता से बाहर हो गया और चीन पर साम्यवादियों का कब्जा हो गया। साम्यवादियों ने माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कृषि और व्यापार सहित उद्योग को बढ़ावा दिया। साथ ही उन्होंने महिलाओं की आज़ादी को बढ़ावा देकर के चीन के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रिय बच्चों, अब हम नए जनवाद की स्थापना के अंतर्गत पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, लंबी छलांग आंदोलन, पीपुल्स कम्यून्स और समाजवादी व्यक्तित्व का अध्ययन करेंगे। 1949 ईस्वी में कुओमिंतांग की हार के बाद चीन में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार स्थापित की गई। यह सरकार नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित सामाजिक वर्गों का गठबंधन था। यह सोवियत संघ की सर्वहारा की तानाशाही से बिल्कुल भिन्न था। नए लोकतंत्र के सिद्धांतों के आधार पर निजी भूस्वामित्व व निजी कारखाने समाप्त कर दिए गए और उन पर पूरी तरह सरकारी नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। यह प्रक्रिया 1953 ईस्वी तक लगातार चलती रही। 1958 में औद्योगिकरण में तेज़ी लाने के लिए लोगों को अपने घरों के पिछवाड़े में इस्पात की भट्टियां स्थापित करने को कहा गया, जिसे इतिहास में लंबी छलांग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। चीन में साम्यवादियों की सरकार स्थापित होने के पश्चात भूमि से निजी स्वामित्व खत्म कर दिया गया। अब लोग इकट्ठे ज़मीन के मालिक थे और सब मिलजुल कर फसल उगाते थे। 1958 तक ऐसे समुदायों की संख्या 26,000 के आसपास थी, जो कुल
कृषक आबादी का 98% थे। साम्यवादी पार्टी के नेता माओ जेदांग या माओ त्से तुंग ने मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा के साथ सैनिक रणनीति को जोड़कर एक नया सिद्धांत बनाया जिसे माओ के नाम से अथवा माओवाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहे। माओ की चिंता प्रत्येक व्यक्ति को समाजवादी बनाने की थी और उनकी 5 चीज़ें पसंद थी, जिनमें पितृभूमि, जनता, काम, विज्ञान और जनसंपत्ति। माओ त्से तुंग ने किसानों, महिलाओं, छात्रों और अन्य गुटों के लिए जन संस्थाएं बनाई। ऑल चाइना डेमोक्रेटिक वीमेंस फेडरेशन के जहां 760 लाख सदस्य थे, वहीं ऑल चाइना स्टूडेंट्स फेडरेशन के 32,90,000 सदस्य थे। माओ के ये लक्ष्य और तरीके साम्यवादी पार्टी के सभी लोगों की पसंद नहीं थे। 1953-54 ईस्वी में कुछ लोगों ने औद्योगिक संगठनों और आर्थिक विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान देने पर बल दिया। उनमें लियू शाओची और तंग शाओपिंग ने कम्यून प्रथा को बदलने की कोशिश की क्योंकि यह ठीक ढंग से काम नहीं कर रही थी। अर्थात घरों में पिछवाड़ों में बनाई गई स्टील औद्योगिक लिहाज से अनुपयोगी थी, अतः उन्होंने कम्यून प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम दर्शनों के टकराव के अंतर्गत माओवादियों व दक्षता के समर्थकों के बीच संघर्ष, सर्वहारा क्रांति के उदय तथा शिक्षा एवं अर्थव्यवस्था में आई रुकावटों का अध्ययन करेंगे। माओवादी जनता व समाज पर माओ विचारधारा को बलपूर्वक थोपने के पक्ष में थे, जबकि कुछ लोग माओवाद को बलपूर्वक लागू किए जाने के विरुद्ध थे। इसी बात पर दोनों समूहों में, गुटों में आपस में संघर्ष छिड़ गया। माओवाद के विरुद्ध दक्षता के समर्थकों को दबाने के लिए माओ ने 1965 ईस्वी में सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति शुरू की। उन्होंने अपने आलोचकों को दबाने के लिए पुरानी संस्कृति, पुराने रीति रिवाजों और पुरानी आदतों के खिलाफ अभियान छेड़ने के लिए रेड गार्ड्स, छात्रों और सेना का इस्तेमाल किया। छात्रों और पेशेवर विद्वानों को जनता से ज्ञान हासिल करने के लिए ग्रामीण इलाकों में भेजा गया। उनकी विचारधारा थी कि साम्यवादी होना पेशेवर ज्ञान से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति से चीन में खलबली मच गई। साम्यवादी पार्टी कमज़ोर होने लगी। शिक्षा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में गिरावट आनी शुरू हो गई। अतः देश को एक मजबूत, शक्तिशाली बनाने के लिए 1975 ईस्वी में साम्यवादी पार्टी ने एक बार पुनः औद्योगिक अर्थव्यवस्था के निर्माण पर जोर दिया। प्रिय बच्चों, 1978 ईस्वी में शुरू होने वाले सुधारों में तंग शाओपिंग के मजबूत नेतृत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा उसके कुछ समय बाद लोकतंत्र की मांग जोर पकड़ने लगी। तंग शाओपिंग द्वारा पार्टी पर मजबूत नियंत्रण स्थापित करने के पश्चात उन्होंने देश में समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था की शुरुआत की। 1978 ईस्वी में पार्टी के आधुनिकीकरण के अपने 4 सूत्री लक्ष्य विज्ञान, उद्योग, कृषि और रक्षा के विकास को लागू किया। उन्होंने पार्टी में बहस की इजाज़त दी, परंतु पार्टी से सवाल जवाब न करने पर रोक लगा दी। 5 दिसंबर 1978 को अज्ञात लोगों ने दीवार पर पोस्टर लगाए जिनमें लिखा था कि लोकतंत्र के बिना अन्य आधुनिकताएं कुछ भी नहीं बन पाएंगी। इसे 5वीं आधुनिकता कहा गया तथा गरीबी न हटाने और लैंगिक शोषण खत्म न कर पाने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को दोषी करार दिया गया। उन्होंने पार्टी के अंदर यह बात कही, परंतु उनकी मांगों को बलपूर्वक दबा दिया गया। 4 मई 1919 के आंदोलन की 70वीं सालगिरह पर 1989 ईस्वी में बहुत से बुद्धिजीवियों ने ज़्यादा खुलेपन के
और कड़े सिद्धांतों, जिन्हें सू साओजी कहा जाता था, को ख़त्म करने की मांग की। बीजिंग के तियानमेन चौक पर छात्रों के प्रदर्शन को बेहद निर्दयतापूर्वक दबा दिया गया। कुछ समय पश्चात चीन के विकास के विषय पर दोबारा बहस हुई। पार्टी द्वारा समर्थित प्रधान मत मजबूत राजनीतिक नियंत्रण, आर्थिक खुलेपन और विश्व बाजार से जुड़ाव पर आधारित है, जबकि इसके विपरीत कुछ लोग सामाजिक गुटों, क्षेत्रों, पुरुषों और महिलाओं के बीच बढ़ती हुई असमानताओं से सामाजिक तनाव को बढ़ता हुआ मान रहे हैं और बाजार पर अधिक महत्व देने के पक्ष में नहीं हैं। आखिरकार सबसे अंत में पहले के पारंपरिक विचार दोबारा पनपने लगे और कन्फ्यूशियसवाद पर जोर दिया जाने लगा, ताकि चीन पश्चिम की नकल करने की बजाय अपनी परंपरा का पालन करते हुए एक आधुनिक समाज बना सके। प्रिय बच्चों, अब आपको इस अध्याय को समझने के लिए इस वीडियो को कई बार देखना है तथा वीडियो को देखने के पश्चात आपको अग्रवर्णित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, चीनी खरबूजे को काटना से क्या अभिप्राय है? प्रश्न संख्या 2, भारत पर अंग्रेज़ों के कब्जे से चीन ने क्या सबक लिया? प्रश्न संख्या 3, चीन ने पश्चिमी अंधानुकरण क्यों नहीं किया? यह हम भारतीयों ने क्यों नहीं सोचा? प्रश्न संख्या 4, चीन की 1911 ईस्वी की क्रांति पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 5, चीन में माओवाद का वर्णन कीजिए। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और मेरे द्वारा की गई चर्चा को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।